अच्छा जी, हमने उस दिन पढ़ा था कंपाउंड एंड मिक्सचर। ठीक है, इसका डिफरेंस भी हमने पढ़ा था कि कंपाउंड क्या होता है और मिक्सचर क्या होता है। तो मिक्सचर क्या चीज़ होती है, जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स जो हैं वो मिलके, ठीक है, किसी भी रेशियो में, उसमें हमने कहा था कि रेशियो जो है वो फिक्स नहीं होती मिक्सचर में। ठीक है, जबकि जो कंपाउंड है उसमें क्या होता है, उसमें रेशियो फिक्स होती है। ठीक है ना, फिक्स रेशो रेशो में जो है वो कंपाउंड में एलिमेंट्स होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि वाटर एक कंपाउंड है, ठीक है, H2O, ठीक है ना। H2O क्या है, ये एक कंपाउंड है, ठीक है ना। तो H2O जो है, इसमें हम फिर क्या करेंगे कि इसमें देखें H2 में 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, इन्होंने मिलकर क्या बनाया है, H2O एक कंपाउंड बनाया है, किसका, वाटर का। ठीक है, अब इसमें ना तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी इसमें हमें नजर आ रही है इस वाटर में, और ना ही ऑक्सीजन की। ठीक है, तो H2O में अब जो वाटर बन गया, ये हमारे पास एक ऐसी चीज बन गई है, ठीक है, जिसकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों से क्या हैं, डिफरेंट हैं। ठीक है ना। तो देखिए H2+O2, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, H2O, ठीक है ना, बना रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ठीक है, तो H2+O2 दे फॉर्म, दे कंबाइन टू फॉर्म H2O। ये H2O क्या है हमारे पास, ये एक कंपाउंड है, ठीक है। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये क्या है, ये एलिमेंट्स हैं। ठीक है, एलिमेंट्स ने मिलके क्या बनाया है, कंपाउंड बनाया है, फिक्स रेशियो में। अब देखें रेशियो फिक्स है ना, देखें दो हाइड्रोजन है, तो इसमें हाइड्रोजन है और इसमें वन क्या है, ऑक्सीजन है, H2O में। ठीक है ना, H2O में जो है इनकी रेशियो क्या होती है, कंपाउंड्स में एलिमेंट्स की रेशियो फिक्स होती है। ठीक है, तो मिक्सचर, जैसे हमने कोई भी मिक्सचर, किसी भी चीज को हमने जैसे सैंड को और साल्ट को, जो कॉमन साल्ट है, इनको मिक्स कर लिया, इनका मिक्सचर बना लिया। अब इसमें हमें कोई जो है वो खास तनासब दोनों का नहीं रखना, लेकिन कंपाउंड में क्या है कि फिक्स रेशियो होती है। ठीक है, एलिमेंट्स के जो एलिमेंट्स होते हैं, उनकी जो एटम्स होते हैं, उनमें उनके दरमियान क्या होती है, एक फिक्स रेशियो होती है। ठीक है ना। तो ये था हमारे पास कंपाउंड और मिक्सचर। कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में हमने पढ़ा था। फिर कुछ जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, और कुछ जो होती हैं वो केमिकल होती हैं। ठीक है, कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज तो फिजिकल में क्या आ जाती हैं, जैसे जो मतलब उनकी फिजिकल स्टेट को, मैटर को जाहिर करती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिजिकल और केमिकल, है ना। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं, जिनमें जो हमारी मैटर की फिजिकल स्टेट को से एसोसिएटेड होती हैं, जैसे मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, कितनी उनकी सॉल्युबिलिटी है, ठीक है, और उनमें हार्डनेस कितनी है उस कंपाउंड की, उसका कलर कैसा है, स्मेल कैसी है, टेस्ट कैसा है, ये सब आ जाती हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, जो क्या रिप्रेजेंट करती हैं, फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट करती हैं मैटर के। केमिकल प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो कि केमिकल, उसको डिपेंड करती है कंपोजिशन पे, यानी वो सब्सटेंस किस चीज से बना हुआ है। ठीक है, उसकी केमिकल जो कंपोजिशन है सब्सटेंस की, उस पे डिपेंड करती हैं, तो इसको कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। जैसे कि बर्निंग ऑफ कोल, ठीक है, ये केमिकल जो है वो प्रॉपर्टी है। केमिकल चेंज हो रही है, ठीक है ना, केमिकली मतलब कोल जो है वो चेंज हो रहा है, नहीं कोयला किस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, जल रहा है तो किस में कन्वर्ट हो रहा है, वो राख में, ऐश में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये केमिकल, अब देखें ये केमिकल प्रॉपर्टी, इसमें केमिकल चेंज आ गई है। अब हम इस चेंज को और क्या कर, रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज आ जाती हैं जो कि कंपोजिशन पे डिपेंड करती हैं सब्सटेंसेस की। ठीक है, और फिजिकल वो होती हैं जो कि फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर पे डिपेंड करती हैं। तो ये कुछ ये डेफिनेशंस फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की आपने याद करनी है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। ठीक है, कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर जो है वो क्या चीजें होती हैं। ठीक है ना, तो ये टर्म्स भी आपको पता होने चाहिए कि एटॉमिक नंबर क्या है और मास नंबर क्या है। ठीक है, ये मैं आपको अलग से यहाँ पे इसको समझाती हूँ, एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये आपने अच्छी तरह से समझना है एटॉमिक नंबर, क्योंकि ये टर्म आगे भी यूज होती है। एटॉमिक नंबर क्या है, एटम में जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, आपने एटम की जो है वो शेप देखी है। तो क्या होता है उसमें कि दरम्यान में यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, और उसके बाहर यहाँ जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये शेल्स होते हैं, ये वैसे से ये शेल्स हैं। ठीक है, अब जो न्यूक्लियस है इसके अंदर यहाँ पर क्या चीज होती है, यहाँ पे दो चीजें होती हैं, एक तो होते हैं प्रोटॉन्स, पी, ठीक है, और दूसरे होते हैं न्यूट्रॉन्स, ठीक है, एन।
ठीक है, यहाँ क्या होते हैं प्रोटॉन्स एंड, ये जो न्यूक्लियस है यहाँ यहाँ होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ठीक है, दो चीजें ये अंदर न्यूक्लियस में, और ये जो बाहर शेल है यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ क्या चीज होती है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं शेल्स में। तो अब एटॉमिक नंबर हमें किसी भी एटम का कैसे पता चलेगा, तो कि जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, जो किसी भी एटम के न्यूक्लियस में है वो बनाते हैं उसका एटॉमिक नंबर, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से। ठीक है ना, तो एटॉमिक नंबर जो है वो क्या है, टोटल, मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस में क्या चीज होती है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और जो उसके शेल्स होते हैं उनमें क्या चीज होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो जो न्यूक्लियस है उसमें जो प्रोटॉन्स की जो तादाद है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, एटॉमिक नंबर कहेंगे। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये आपको पता होना चाहिए क्या होता है, ये होता है एटॉमिक नंबर, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, कितने होते हैं टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जितने भी होते हैं उनको हम कहेंगे कि इसका एटॉमिक नंबर है। अब हर एक एटम के जरा डिफरेंट है, सब एटम्स के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक जितने तो नहीं होते ना। ठीक है, तो हर एक का एटॉमिक नंबर भी, डिफरेंट एटम्स का एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, क्योंकि उसमें डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। अब जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही बाहर इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। ठीक है ना, अगर यहाँ पर फर्ज किया कि हमारे पास 5 हमारे पास जो है वो प्रोटॉन्स हैं, तो फिर इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स भी 5 होंगे। पहले शेल में तो हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ठीक है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, बाकी 3 बच गए तो 3 उसके अगले शेल में चलेगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए जो शेल्स में रिवॉल्व कर रहे हैं। तो न्यूक्लियस में क्या चीज होती है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं, इन पे कोई चार्ज नहीं होता न्यूट्रॉन पे। तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो न्यूक्लियस का एज अ होल क्या चार्ज हुआ, पॉजिटिव। न्यूक्लियस का चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। किस वजह से, प्रोटॉन की वजह से, क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज वाला ही है न्यूक्लियस के अंदर। तो न्यूक्लियस का चार्ज किस वजह से होगा, इस प्रोटॉन की वजह से होगा। ठीक है, समझ आ गई कि एटॉमिक नंबर क्या चीज होती है, एटॉमिक नंबर होती है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, आपने इसकी डेफिनेशन याद करनी है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड द एटॉमिक नंबर। ठीक है, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये हमने लिख लिया, इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और फिर मैंने आपको भी बताया कि जो चार्ज है न्यूक्लियस का वो किसके इक्वल होता है, इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। मींस कि जो अगर 3 प्रोटॉन्स है तो इसका मतलब है न्यूक्लियस पर चार्ज 3 होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एटॉमिक नंबर। ठीक है, और एटॉमिक नंबर जो है इसको हमेशा जब भी आपके पास कोई भी एलिमेंट आता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देखते हैं कोई भी एलिमेंट है, एक्स हम ले लेते हैं। ठीक है, इसमें आप जो पीरियोडिक टेबल हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे यहाँ पर नीचे जो होता है यहाँ एटॉमिक नंबर लिखा होता है, और ऊपर की तरफ जो होता है यहाँ पर एटॉमिक मास ए से उसको रिप्रेजेंट करते हैं वो लिखा होता है। ठीक है, एक्स मीन, ये इस एक्स का क्या मतलब है कि कोई भी एलिमेंट, एक्स मीन्स कोई भी एलिमेंट है। ठीक है ना, तो इस किसी भी एलिमेंट का जो है उसके ऊपर जो है उसका एटॉमिक मास लिखा होता है। ठीक है, ए से इसको रिप्रेजेंट करते हैं और नीचे एटॉमिक नंबर लिखा होता है। अभी हमने एटॉमिक नंबर के बारे में पढ़ा ना, जेड के बारे में। ठीक है, तो वो क्या लिखा होता है, किसी भी एलिमेंट के नीचे की तरफ जो है वो आपको नजर आएगा। ठीक है, बॉटम लेफ्ट लेफ्ट कॉर्नर पे। ठीक है, सिंबल की आपके लेफ्ट साइड है। ठीक है, लेफ्ट साइड पे आपको नजर आएगा क्या, आपको नजर आएगा ये एटॉमिक नंबर। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, जेड से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो जो एटॉमिक नंबर है उसको हम ऊपर लिखते हैं ना, ऊपर टॉप पे। ठीक है, एटॉमिक मास को, सॉरी, और एटॉमिक नंबर को कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं, ये बॉटम में। ठीक है, और एटॉमिक मास को कहाँ लिखते हैं, टॉप पे लिखते हैं। अभी हमने पढ़ा एटॉमिक नंबर। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करता है किससे, जेड से। ठीक है, और हमें पता है कि क्या होता है ये टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं जो किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं, उसको कहते हैं एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब आपको आगे कुछ एलिमेंट्स दे दिए जाएंगे, तो उससे आपको फिर पूछा जाएगा कि उन एलिमेंट्स में नंबर ऑफ, आप इसका एटॉमिक नंबर बताएं, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताएं किसमें कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, और टोटल नंबर ऑफ इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। ठीक है, तो अब ये हो गया हमारे पास एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट इसी हो गया दूसरा क्या चीज है हमारे पास, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, ठीक है, एटॉमिक नंबर किसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, जेड से, और एटॉमिक मास को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए से। ठीक है, इसको एटॉमिक मास को, या फिर इसको मास नंबर भी कहते हैं, एटॉमिक मास को। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज है। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को एटॉमिक नंबर कहते हैं। और अब जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, अब न्यूक्लियस के अंदर हमें पता है कि प्रोटॉन और दूसरी चीज क्या है, न्यूट्रॉन है। ठीक है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तो अब इसको आप डिफाइन कैसे करेंगे, टोटल नंबर ऑफ, ठीक है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है, इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास।
ठीक है। एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास का आपको पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हम देखते हैं किसमें, एटॉमिक नंबर में, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स हम देखते हैं एटॉमिक मास में। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से, जबकि इसको रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। ये देखें आपने, जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको एक्स है, ठीक है, कोई भी एलिमेंट है तो इसके ऊपर जो है इसका एटॉमिक क्या लिखा होगा, मास लिखा होगा यहाँ पर, मास नंबर। एंड नीचे जो है आपको लेफ्ट बॉटम में आपको इसका जो है वो एटॉमिक नंबर जो है वो लिखा हुआ नजर आएगा किसी भी एलिमेंट का। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दी, जैसे फ्लोरीन एक एलिमेंट है, ठीक है, अब इसका एटॉमिक नंबर जो है वो कितना है, 9 है, और इसका एटॉमिक मास कितना, 19 है, यूं हम इसको लिखेंगे। ठीक है, ये क्या है, एफ फ्लोरीन है, ये एक एलिमेंट है, तो इसके नीचे जो है वो आप देखें लेफ्ट साइड पे आपको बॉटम पे क्या लिखेंगे, आप इसका एटॉमिक नंबर लिखेंगे, इसको जो 9 है, और ऊपर की तरफ आप क्या लिखेंगे, 19, जो इसका क्या है, मास नंबर है। ठीक है, क्या है, 19 इसका मास नंबर है। तो ये यहाँ तक आपको समझ आई एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास की। ठीक है, ये क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर किसको कहते हैं और एटॉमिक मास किसको कहते हैं। ठीक है, तो ये भी हमने आपको बता दिया कि कोई भी एलिमेंट है तो उसके ऊपर जो है वो क्या लिखा होगा, उसका मास नंबर, और नीचे उसका एटॉमिक नंबर लिखा होगा। ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया कि जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही बाहर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर बीच में प्रोटॉन्स 2 हैं तो इलेक्ट्रॉन्स भी 2 ही होंगे। ठीक है, अगर जो है वो प्रोटॉन्स 7 है या 8 हैं तो उतने ही इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, ये 7 या 8 वो रिवॉल्व कर रहे होंगे किसमें, इन शेल्स में। ठीक है, ये जो शेल्स आपको नजर आ रहे हैं ये शेल्स हैं। ठीक है, फर्स्ट शेल है, सेकंड शेल है, ठीक है, इन शेल्स में। ठीक है, इतना हो ये जो है वो हो गया। ऑक्सीजन जैसे देखें, फ्लोरीन एलिमेंट था, ऑक्सीजन है, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 8 है और एटॉमिक मास इसका जो है वो कितना है, 16 है। ठीक है ना, तो 816, तो ये क्या हो गया, ये एटॉमिक नंबर नीचे हो गया और एटॉमिक मास ऊपर हो गया। ठीक है, आपको पता है एटॉमिक नंबर सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं और एटॉमिक मास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल है आपकी बुक पे पेज नंबर 9 में आपको नजर आ रही है। ठीक है, पहले तो आपको मैंने समझा दिया कि एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास क्या होता है। एग्जांपल 1.2 है, इसमें देखिए फ्लोरीन, क्रिप्टॉन एंड सिल्वर, इन तीनों के ये तीनों एलिमेंट्स आपको दिए हुए हैं। ठीक है, आपको बुक में नजर आ रहे हैं ये तीनों एलिमेंट्स दिए हुए हैं। आपने इसके लिए क्या कैलकुलेट करना है, मास नंबर निकालना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, ठीक है, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द न्यूट्रल एटम। इन एटम्स की आपने ये सब चीजें निकालनी है। तो फिर आप क्या करेंगे कि आप इसके लिए जो, जैसे देखें आपके पास आ रहा है जी, यहाँ पे फ्लोरीन है, ठीक है ना, तो फ्लोरीन है F919, ठीक है ना, फ्लोरीन है F9, इसका एटॉमिक नंबर है और 19 इसका एटॉमिक मास है। ये हमें पता है, हमने ये पढ़ ली है ये चीजें। ठीक है, अब आपने इसका मास नंबर बताना है कितना है। ठीक है, फ्लोरीन का आपको देखकर ही पता चल जाएगा, मास नंबर ऊपर लिखा हुआ होता है। ठीक है, और फिर मास नंबर ऊपर लिखा होता है। ठीक है ना, आवाज आ रही है आप लोगों को, जी समझ आ रही है जी। ठीक है, तो ये एग्जांपल जो है इसमें आपने क्या निकालना है, इसमें आपने सबसे पहले इन एलिमेंट्स का आपने मास नंबर निकालना है। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताने के कितने हैं, फिर आपने बताने, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का मतलब क्या है, एटॉमिक नंबर। ठीक है, यही पढ़ा है ना हमने पीछे कि एटॉमिक नंबर जो है वो क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, जेड इसके आगे लिखा हुआ आपको नजर भी आ रहा है। ठीक है, वो आपने बताना है कि इसमें कितने हैं। फिर आपने उसके अलावा बताना है कि उसमें न्यूट्रॉन्स कितने हैं। तो न्यूट्रॉन्स थोड़ा सा निकालना आपको मुश्किल होंगे, मतलब वो आपको थोड़ा सा बताना पड़ेगा, बाकी आप लोगों को चीजें पता है कि एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास क्या है। अब देखिए इसका हम एटॉमिक नंबर जो है वो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से। सबसे पहले हम इसका जेड लिखें, ठीक है, फिर ए एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करता है, उसका वो लिखना है। फिर हमने इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स लिखने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम कैसे निकालेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप इसमें जेड कितना है इसमें देखें, जेड मीन्स एटॉमिक नंबर इसका कहाँ है, ये दिया हुआ नीचे एफ का। ठीक है, ये 9 है, कितना है, 9 है। ठीक है, तो जेड के आगे आप क्या लिखेंगे, 9, एटॉमिक नंबर इसका कितना है, 9 है। ठीक है ना, एटॉमिक नंबर इसका कितना है, फ्लोरीन का 9 है। अब इसके बाद ऊपर देखिए इसका एटॉमिक मास ऊपर दिया हुआ है ये, ठीक है, ये 19, तो ए के आगे आप क्या लिखेंगे, 19, ये क्या है, इसका एटॉमिक मास है। एटॉमिक नंबर भी हो गया, इसका एटॉमिक मास भी हो गया। ठीक है, एटॉमिक नंबर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को कहते हैं, एटॉमिक मास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स को कहते हैं। ठीक है, ये ऊपर दिए में, इसका मतलब है यहाँ पर जो चीज दी हुई है ना, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी है और नंबर ऑफ साथ न्यूट्रॉन्स भी है। ये जो 19 आपको नजर आ रहा है ये क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी है प्लस ऑफ न्यूट्रॉन्स भी है।
समझ आ रही है बात की? ऊपर जो दिया हुआ है ना, ठीक है, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों हैं। नीचे जो दिया हुआ है 9, उसमें क्या है, वो सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। अब हमें ये तो पता चल गया कि ना प्रोटॉन्स 9 है, तो इसका मतलब है कि ऊपर इस 19 में क्या है, 9 क्या है, प्रोटॉन्स हैं। तो बाकी कितने बचे, 10। वो 10 क्या होंगे, न्यूट्रॉन्स होंगे। समझ आ रही है बात की? ये जो अब 10 है वो क्या होंगे, वो इसमें न्यूट्रॉन्स होंगे। ऊपर वाले जो 19 है उसमें से हमने 9 को माइनस कर देना है। क्यों कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में से हम माइनस करेंगे नंबर ऑफ, यानी यहाँ पर जो ऊपर जो टोटल नंबर 19 दिया हुआ है ना, इसमें से हमने 9 को माइनस कर देना है, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। तो पीछे हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रह जाएंगे। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ गया हमारे पास 10, ठीक है। तो 10 हो गए इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तीनों चीजें हमारे पास आ गई, एटॉमिक मास भी आ गया, एटॉमिक नंबर भी आ गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी आ गए, ठीक है। और अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रह गए। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, मैंने आपको बताया है था पहले के, जितने उसमें प्रोटॉन्स होते हैं किसी भी एटम में, उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो यहाँ पे प्रोटॉन्स कितने, 9 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 9। कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 9 9। होंगे ना, 9 होंगे, ठीक है ना। ये देखिए ना, जो Z है ना, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, मींस के एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का मतलब क्या है, एटॉमिक नंबर। A का मतलब है एटॉमिक मास, ठीक है। तो ऊपर जो हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे हम निकालेंगे, A को हम Z से माइनस कर देंगे। देखिए A माइनस Z, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपको देखिए बुक में, ये आपको जो टेबल पे चले जाएंगे, यहाँ देखिए ये आपको ये नजर है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स A माइनस Z, ठीक है। तो ये हमने A माइनस Z कर लिया, तो हमारे पास कितने आ गए, ये 10, ठीक है। 19 में से 9 को हमने क्या कर लिया, माइनस कर लिया, तो हमारे पास ये 10 आ गए, ठीक है। 10 आ गए, ये आपको बताना चाहिए 10 कैसे आया। तो ये देखिए फ्लोरीन के लिए हमने क्या निकाल लिया, इसका एटॉमिक नंबर भी हमें पता चल गया। ये नीचे लिखा हुआ है, ऊपर ये यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, इसका एटॉमिक मास लिखा हुआ है, ये 19, ठीक है। यहाँ से हमने इसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मासेस लिख लिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमने इनको माइनस किया, ठीक है, A माइनस Z, तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ गए। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के ही इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कितने आ गए, 9 आ गए, ठीक है। जितने प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स भी हैं। इस तरह से आपने क्रिप्टॉन के लिए भी बताना है, ठीक है। क्रिप्टॉन के देखें नीचे क्या लिखा हुआ है, 36 और ऊपर लिखा हुआ है 84। इसका मतलब है 36 इसका एटॉमिक नंबर है, ठीक है। Z मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये देखें 36 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या लिखा हुआ है, 84 जो है देखें इसका एटॉमिक मास है, इसको मास नंबर भी कहते हैं, ये ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। ये 84, ये हमने इसके आगे यहाँ टेबल बनाएंगे, हम टेबल बना के ना, तो इन तीनों का हमने तीनों एलिमेंट्स के अलग अलग करने, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ये सब। 84 हो गया, 36 हो गया। उसके अलावा फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकलेंगे, A माइनस Z। 84 में से 36 को आपने क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 48 हैं, ठीक है, ये आगे। और फिर इसके बाद देखें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, हमें पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होते हैं। तो ऊपर देखें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने थे, 36 थे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो गए, 36 हो गए। समझ आ रही है आप लोगों को? जी। ठीक है। अब नेक्स्ट जो देखें थर्ड एलिमेंट कौन सा हमें दिया हुआ है, Ag सिल्वर, इसको अर्जेंटम भी कहते हैं। अब देखें 47 इसका नीचे लिखा हुआ है और 107 ऊपर लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि 47 इसका एटॉमिक नंबर है, 107 इसका क्या है, एटॉमिक मास है, या मास नंबर भी इसको कहते हैं। अब देखिए इसमें 47 नीचे है, ठीक है, या हम ये लिखेंगे 47 इसका एटॉमिक नंबर है, ठीक है, या इसको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कहते हैं। ऊपर 107 है, 107 क्या है, मास नंबर है, ठीक है, इसको ये हमने यहाँ लिख लिया, मास नंबर क्या गई, ठीक है, ये हमने ये चीजें आगे लिख लेना, ठीक है, ये आगे लिख लिया। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के आगे ये लिख, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 47 थे, ये लिख लिए। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए, ये हमने इन दोनों को माइनस करके, ये हमारे पास आ गए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है, इन दोनों को हमने क्या कर लिया, माइनस कर लिया, ये हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ गए। अब लास्ट पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, हमें पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल है, तो ये 47 ऊपर थे, यहाँ पे भी 47 आ गए। तो इस तरह से हर एक अगर आपको कोई भी एलिमेंट दिया जाता है, ठीक है, क्या आप इसके जैसे देखें, आपको टेस्ट योरसेल्फ के नीचे देखें इन क्वेश्चंस में, ये जो आपको दिए हैं एलिमेंट्स, इनमें यही चीजें पूछी हुई हैं कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स इन द न्यूट्रल एटम्स ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्स, कैल्शियम, कॉपर, आयोडीन एंड प्लेटिनियम। इनके आपने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं। तो आप ये आप लोगों ने ये होमवर्क करना है, ठीक है, ये और मुझे व्हाट्सएप करना है, ठीक है, ये आपकी एक्टिविटी है, ये आपके होमवर्क है।
ये इसी तरह से बिल्कुल सॉल्व होगी जैसे ही मैंने ऊपर आप लोगों को एग्जांपल समझाई है, ठीक है। कि एटॉमिक नंबर नीचे लिखा होता है, ऊपर एटॉमिक मास या मास नंबर जिसको भी कहते हैं वो लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम इन दोनों को माइनस करके निकालते हैं, ठीक है। ये जैसे निकले हुए A माइनस Z, ठीक है, ये करके निकल जाएंगे। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो हमें पता है कि जितने नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, ये नीचे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये हमारा एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास का हो गया, ठीक है, टॉपिक। इसमें आपको ये सबसे पहले तो डेफिनेशंस इन दोनों की आनी चाहिए, ठीक है। एग्जैक्ट डेफिनेशंस आप लोगों ने इन दोनों की याद करनी है, ठीक है। उसके अलावा फिर इनके सिंबल्स के एटॉमिक नंबर्स को Z से और मास नंबर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, A से, ठीक है, A से रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर इसके अलावा हमने बता दिया कि हम, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि फ्लोरीन है तो उसके ऊपर जो है वो टॉप पे इसका एटॉमिक मास लिखा होता है या मास नंबर, और इसके जो बॉटम पे लेफ्ट साइड पे जो है वो इसका क्या दिया होता है, एटॉमिक नंबर दिया होता है। फिर आपने इन एलिमेंट्स के ये टेबल बना के इन 4 एलिमेंट्स के आपने ये चीजें जो आपसे पूछी हुई हैं ये आपने अलग अलग इसी तरह जैसे ऊपर एग्जांपल में आपको बताई हैं, ऐसे ही आपने ये निकाल के, ठीक है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स निकाल के आपने ये मुझे सेंड करना है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, आज ही आपने ये सेंड करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ गया जी रिलेटिव रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट क्या चीज है? एटॉमिक मास यूनिट जो है वो किसको कहते हैं? तो इसको रिलेट का मतलब, रिलेट का मतलब क्या होता है कि रिलेट करना किसी दूसरे से ना, रिलेटिव, ठीक है। रिलेट करके हमने उसका एटॉमिक मास निकालना है किसी भी एटम का, ठीक है। किससे रिलेट करना है? कार्बन 12 से, कार्बन के एटम से रिलेट करके हमने कंपेयर करके कार्बन के जो मास है एटॉमिक मास 12 जो है उससे हमने कंपेयर करके किसी भी एलिमेंट का जो है वो रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है, ठीक है। रिलेटिव एटॉमिक मास किसको कहते हैं कि किसी भी एटम, किसी भी एलिमेंट के एटम का मास जो है वो कंपेयर करते हैं हम किससे, कार्बन 12 से, ठीक है। कार्बन को हम स्टैंडर्ड ले लेते हैं, एज स्टैंडर्ड लेते हैं। तो इसके हम देख लेते हैं इसमें क्या है। इन एटम के नॉट बी सीन और आइसोलेटेड, एटम को ना तो हम देख सकते हैं ना देखा जा सकता है, ना इसको आइसोलेट मींस उसको अलग किया जा सकता है, ठीक है। उसको नहीं निकाला जा सकता उसके एलिमेंट में से। इट्स एग्जिस्टेंस इज कंफर्म बाय वेरियस एक्सपेरिमेंट्स, तो बहुत एक्सपेरिमेंट्स जो है वो किए गए जिससे इनका वजूद जो है वो पता चला कि हाँ वाकई कंफर्म हुआ है कि ये मौजूद होते हैं एटम्स। इट इज नॉट पॉसिबल टू वेयर सिंगल एटम, हम एक सिंगल एटम का वजन भी नहीं कर सकते। एटॉमिक मास ऑफ एन एटम, एक्चुअल मास ऑफ एन एटम इज एक्सट्रीमली स्मॉल, यानी एटम का जरा हम उसको देख नहीं सकते, हम उसको अलग नहीं कर सकते, तो उसका जो अपना मास है, ठीक है, वो हम कैसे निकाल सकते हैं? वो तो बहुत मुश्किल है निकालना, एक्सट्रीमली स्मॉल होता है क्योंकि, तो वो हम नहीं निकाल सकते एटम का मास। फॉर एग्जांपल एन एटम ऑफ हाइड्रोजन हैज हाइड्रोजन H जो है उसका मास कितना है 1.67 into 10 raised to power -24 किलो kg। It's not possible to measure such a small mass, therefore the term atomic mass unit is used। ठीक है, समझ आ रही है आपको कि जो एटम इतना छोटा है कि हम उसका मास जो है उसको आइसोलेट करना मुश्किल है, उसको वे करना, उसका वजन करना सिंगल एटम को बहुत मुश्किल है, जिसकी वजह से एक यूनिट जो है वो बनाई गई है, एक टर्म जिसको एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं वो यूज की गई है किसको मेजर करने के लिए, इस छोटे से मास को, एटम के छोटे से मास को किस में मेजर किया जाता है? एटॉमिक मास यूनिट में, ठीक है। एटॉमिक मास यूनिट क्या है कि एटम जो है वो इतना छोटा है कि ना तो उसको देखा जा सकता है और ना ही फिर उसको हम अलग कर सकते हैं। तो जब हम ना उसको देख सकते हैं ना अलग कर सकते हैं तो हम उसको कैसे वे करेंगे? हमारे लिए वे करना बहुत मुश्किल है, उसका वजन करना। तो फिर हम उसके लिए एक यूनिट, हमने जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक यूनिट उसके लिए बनाई, ठीक है, एक टर्म उसके लिए बनाई जिसको नाम दिया गया एटॉमिक मास यूनिट का, ठीक है। एटॉमिक मास यूनिट का नाम दिया गया। एटॉमिक मास यूनिट जो है इस स्मॉल मास को, एटम के जो छोटा सा मास है इसको मेजर करने के लिए यूज की जाती है, ठीक है। एटॉमिक मास यूनिट किस लिए यूज की जाती है? एटम के मास को, ठीक है, एटम के मास को मेजर करने के लिए, ठीक है। एटॉमिक मास यूनिट के बारे में ये तो आपको पता चला कि एटॉमिक मास यूनिट क्या चीज है, मतलब एटम के लिए ये यूनिट है, एक जो टर्म है, ठीक है, जिससे को इस्तेमाल करते हुए, इस यूनिट को इस्तेमाल करते हुए एटम का जो मास है उसको क्या किया जाता है? मेजर किया जाता है, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट से। AMU जिसको कहते हैं AMU, ठीक है। इट वाज एवोगाड्रो, एवोगाड्रो एक साइंटिस्ट था हु इन 1811 suggested that the atomic and molecular masses could be expressed on an atomic mass scale। तो इसने ये बात बताई थी कि एटॉमिक मास को और जो एटॉमिक जो मॉलिक्यूलर मासेस हैं, ठीक है, एटम मिलके जो मॉलिक्यूल बनाते हैं फिर उनका जो मास होता है उनको हम किस में, कौन से स्केल में मेजर कर सकते हैं, किस में एक्सप्रेस कर सकते हैं? एटॉमिक मास स्केल पर, ठीक है। दिस स्केल इज बेस्ड ऑन द कंपैरिजन ऑफ एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस विद द मास ऑफ रेफरेंस एटम। तो इनको हम क्या करते हैं, ये स्केल किस पर बेस किया गया कि कंपेयर करेंगे किसको, एटॉमिक मासेस को किसके मास के साथ? रेफरेंस एटम के साथ,
ठीक है, कोई भी रेफरेंस आइटम जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि कार्बन 12 रेफरेंस लिया जाता है, ठीक है, उसको रिलेटिव एटॉमिक मास फिर कहते हैं। ठीक है, तो रेफरेंस आइटम के मास के साथ जो है किसी भी आइटम के अपने मास को क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है, उसका कंपैरिजन किया जाता है, उसके साथ कंपेयर करके हम उसका मास निकालते हैं। There was a certain time when hydrogen and oxygen atoms were used as the reference atoms. तो बाद पहले शुरू में ये था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रेफरेंस आइटम के तौर पर इस्तेमाल होते थे ना, उनके मासेस यूज होते थे, ठीक है, एटॉमिक मास को डिस्क्राइब करने के लिए। फिर in 1957 ओलेंडर एंड नर proposed an atomic mass scale based on the चॉइस ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। तो फिर कार्बन का एक आइसोटोप लिया हुआ है, ठीक है, कार्बन 12, ये एक आइसोटोप, इसको रेफरेंस के तौर पे लिया हुआ है, ठीक है। इट इज डेजिग्नेटेड एज C612। 6 क्या इसका एटॉमिक नंबर है, 12 क्या इसका एटॉमिक मास है या मास नंबर है, और सिंपली एज कार्बन 12, इसको सिंपली कार्बन 12 यूं भी लिखते हैं, ठीक है। तो इसको शुरू में क्या चीज लिखी हुई थी रेफरेंसेस के तौर पे, ठीक है, लिए हुए थे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, लेकिन फिर जो है वो 1957 में 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने एटॉमिक मास स्केल को जो है वो किसके कर दिया, वो कार्बन 12 आइसोटोप के जो है वो एक स्केल लिया गया, ठीक है, कार्बन 12 की बेस, जिसको बेस बनाया गया, ठीक है, उसको हम कार्बन 12 इस तरह लिख सकते हैं, सिंपली C12। In 1961, UPIC IUPAC इंटरनेशनल पेयर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री, ये किसका है, इंटरनेशनल, आई से इंटरनेशनल, यूनियन, ठीक है, यू से यूनियन ऑफ, पी से पेयर ऑफ अप्लाइड, ए से अप्लाइड केमिस्ट, ठीक है, ये जो थे UPIC जो एक्सेप्टेड दिस स्केल, इसने इन्होंने ये एक यूनियन है, ठीक है ना, ये इंटरनेशनल यूनियन है, ठीक है, केमिस्ट्री की, ये अप्लाइड केमिस्ट्री की ये यूनियन है। तो इन्होंने ये चीज़ एक्सेप्ट की थी कि स्केल को यूज फॉर एक्सप्रेसिंग एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस, कि ये जो स्केल है ये सही है, ठीक है ना, मतलब ये ज़्यादा बेस्ट स्केल है, ठीक है, कार्बन 12 वाला, ठीक है, मॉलिक्यूलर मासेस को एक्सप्रेस करने के लिए और एटॉमिक मासेस को एक्सप्रेस करने के लिए। इन दिस स्केल ऑफ एटॉमिक मासेस कार्बन 612 आइसोटोप हैज बीन डिजाइंड इन एटॉमिक मास ऑफ 12, ठीक है, हमें पता है, यहाँ से हमें नजर आ रहा है कि इसका एटॉमिक मास कितना है, 12 है। तो इसको हमने जो है वो कार्बन 12 आइसोटोप को स्केल में हमने ले लिया है। एटॉमिक मास यूनिट इज एब्रिविएटेड एज AMU। किस तरह से हम एटॉमिक मास यूनिट को लिखते हैं, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, AMU है, ठीक है। कार्बन 12 आइसोटोप हैज बीन, जो कार्बन 12 आइसोटोप है, ठीक है, इस आइसोटोप को हम ठीक है, कार्बन 12 जो आइसोटोप है, कार्बन 12 आइसोटोप उसको इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए, ठीक है, उसको हमने एक स्केल ले लिया है, ठीक है, इस स्केल में कार्बन 12 को हमने क्या लिया है, कार्बन 12 को हमने जो है वो एटॉमिक मास को एक्सप्रेस करने के लिए इस स्केल को, कार्बन 12 को जो है वो आइसोटोप को ये इस पे बेस करता है, ये स्केल एटॉमिक मास स्केल किस पे बेस करता है, कार्बन 12 के आइसोटोप पे बेस करता है, ठीक है, कार्बन 12 के आइसोटोप पे। तो एटॉमिक मास यूनिट यहाँ तक हमें मतलब पता चला कि एटॉमिक मास यूनिट किस लिए इस्तेमाल होती है, ये एटम के मास को मालूम करने के लिए, ठीक है, एटॉमिक मास, एटम का मास, क्योंकि एटम बहुत छोटा है, हम उसको ना देख सकते हैं, ना हम उसको आइसोलेट कर सकते हैं, ना हम उसको वे कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है, तो हम उसको फिर कंपेयर करते हैं किसी दूसरे एटम के साथ कंपेयर करके, तो हम उसका जो है वो मास निकालते हैं, ठीक है ना। तो फिर ये जो स्केल है ये किस पे बेस करता है, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मासेस की को हम रेफरेंस आइटम से क्या करते हैं, उससे हम मतलब कंपेयर करते हैं, ठीक है ना, किसी भी आइटम के एटॉमिक मास को या मॉलिक्यूलर मास को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं किससे, रेफरेंस आइटम के मास से। तो हमने कहा कि रेफरेंस हमने क्या लिया, पहले शुरू में साइंटिस्ट ने जो है वो ऑक्सीजन लिया हुआ था और हाइड्रोजन, ये रेफरेंस आइटम्स लिए हुए थे, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि साइंटिस्ट ने कार्बन 12 को जो है वो ले लिया, ठीक है, रेफरेंस एज अ रेफरेंस आइटम ले लिया, और फिर अब इसको ही यूज किया जाता है कार्बन 12 के आइसोटोप को, ठीक है। तो एटॉमिक मास यूनिट जो है ये मास है, इज द मास ऑफ इज द मास इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 612। तो हम इसको एटॉमिक मास यूनिट को जो है हम क्या लिख सकते हैं, एटॉमिक मास यूनिट इज द मास, ठीक है, एटॉमिक AMU, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक क्या है, इज द, या याद करना इसकी डेफिनेशन, एटॉमिक मास यूनिट इज द मास, ठीक है, इज द मास इक्वल टू 1/12 of the mass of the mass of
कार्बन 612 एटम। ठीक है, AMU क्या है, एटॉमिक मास यूनिट क्या है, ये मास है इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन एटम, यानी कार्बन एटम के मास के 12th जो पार्ट है उसके इक्वल है एटॉमिक मास यूनिट। तो एटॉमिक मास यूनिट को हम लिख सकते हैं मास ऑफ कार्बन एटम डिवाइडेड बाय 12। एटॉमिक मास यूनिट इसको हम यूं लिख सकते हैं, एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू, ठीक है, मास ऑफ कार्बन एटम, क्या लिख सकते हैं हम इसको, मास ऑफ कार्बन, ठीक है, 12 कार्बन 12 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है, कि कार्बन 12 के मास के को हम डिवाइड करेंगे किससे, 12 से, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एटॉमिक इसका आ जाएगा AMU, ठीक है। एब्सोल्यूट मास जो है कार्बन 12 एटम का, यानी अब जो कार्बन 12 है इसका अपना मास कितना है, कार्बन 12 जो हमने ऊपर लिया हुआ है इसका अपना मास हमने देखना है कि कितना है, उसका अपना मास आप लोगों ने याद करना है, ठीक है। ये जो है ये कैलकुलेट किया साइंटिस्ट ने, ठीक है, वो कितना आ रहा है 1.9924, ठीक है, कार्बन का आ रहा है, ये हम ऊपर लिख लेते हैं, मास ऑफ कार्बन। AMU हमने देखना है कि 1 AMU किसके इक्वल है, तो हमने कहा कि 1 AMU किसके इक्वल है, मास ऑफ कार्बन 12 के इक्वल है डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। तो अब हमने कहा कि जो मास ऑफ कार्बन 12 है वो कितना है, वो है हमारे पास 1.99, ठीक है, 1.9924 into 10 raised to power -23 ग्राम्स, ठीक है, ये इतना आ गया मास, ठीक है। किसका मास आ गया ये हमारे पास, ये हमारे पास आ गया कार्बन 12 का एब्सोल्यूट मास, ठीक है, 1.9924 into 10 raised to power -23 ग्राम्स। अब हमने क्या करना है, इसको हमने 12 से क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है ना, इसको हमने क्या करना है, 12 से डिवाइड करना है, ठीक है। ये वैल्यू आपने याद करनी है, 1.9924 into 10 raised to power -23, ठीक है, ये एब्सोल्यूट मास है कार्बन 12 का, ये हमने लिखना है डिवाइडेड बाय 12, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1.66 into 10 raised to power -24, 1.66 into 10 raised to power -24, ठीक है। ये हमारे पास आ गया है क्या चीज, 1 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, kg, ये ग्राम के, ठीक है, इतने ग्राम आ गया, 1 AMU, 1 AMU किसके इक्वल आ गया जी, 1.66 into 10 raised to power -24 ग्राम, ठीक है। हम बात करते हैं AMU, एटॉमिक मास यूनिट क्या है, ठीक है। एटॉमिक मास यूनिट की सबसे पहले हमने डेफिनेशन करनी है कि ये क्या है, ये मास है इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन 612 एटम, ठीक है ना, इसके 1/12 मास के इक्वल होगा ये, तो फिर हम इसको कैसे मैथमेटिकली लिख सकते हैं, AMU इज इक्वल टू मास ऑफ कार्बन 12 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। कार्बन 12 की वैल्यू हमें पता है कि कितनी है, ये हमें याद करनी है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 1.9924 into 10 raised to power -23 ग्राम्स, ठीक है। ये मास हमने कार्बन का लिखना है, डिवाइड करना है हमें इसको किससे, 12 से, तो हमारे पास आ जाएगा 1.66 into 10 raised to power -24 ग्राम्स, ठीक है। तो अगर हम इसको किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फिर हम इसको लिख सकते हैं 1.66 into 10 raised to power -27 किलोग्राम, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया है क्या चीज, ये हमारे पास आ गया AMU, तो आपको पता होना चाहिए कि AMU किसके इक्वल है, ये इक्वल है 1.66 into 10 raised to power -24 ग्राम्स, ठीक है। यहाँ तक ये हो गया एटॉमिक मास यूनिट क्या है, एटॉमिक मास यूनिट की सबसे पहले डेफिनेशन, और फिर एटॉमिक मास यूनिट जो है वो किसके इक्वल है, क्या कह रही हूँ, ठीक है ना। तो ये हो गया 1 AMU, ठीक है, ये किसके इक्वल हो गया 1.66 into 10 raised to power -24 ग्राम के इक्वल हो गया। तो ये आपने एटॉमिक, अगर आपको पता है कि व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट, तो एटॉमिक मास यूनिट क्या है, तो हमने ये चीज पढ़ी है कि एटॉमिक मास यूनिट जो है वो एक स्केल बनाया हुआ है, ठीक है, साइंटिस्ट ने एक स्केल बनाया था, ठीक है, जिसको एटम के जो मास को मेजर करने के लिए, साइंटिस्ट ने एटम के मास को मेजर करने के लिए एक स्केल बनाया था जिसको क्या कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं, ठीक है। और फिर एटॉमिक मास यूनिट की आपने डेफिनेशन, ठीक है, जो मैंने आपको लिखवाई, फिर उसके बाद आपने बताना है कि AMU किसके इक्वल है, कार्बन मास ऑफ कार्बन 12 एटम डिवाइडेड बाई 12 की इक्वल है, फिर हम उसमें वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, कार्बन 12 की एब्सोल्यूट मास उसका हम डालेंगे और हमारे पास आ जाएगी क्या, AMU आ जाएगा, ठीक है। एक तो आपने ये AMU की डेफिनेशन यहाँ से जो मैंने आपको लिखवाई, बस आपने ये करनी है, पीछे से मैंने आपको समझाने के लिए ये चीज बताई थी, शुरू रीडिंग की थी कि आपको पता हो कि इसमें क्या है,
ठीक है, कि क्यों मतलब साइंटिस्ट ने ये स्केल बनाया था AMU, ठीक है, क्यों ये स्केल बनाया था, क्यों बनाया था, क्योंकि एटम का मास बहुत छोटा है, एटम को हम देख सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं, सिर्फ जो है वो हम उसके मास को कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयर करके मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो किससे कंपेयर करेंगे हम उसको, किसी भी, जैसे हमने कहा कि हम उसको पहले साइंटिस्ट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के एटम से कंपेयर करते थे, लेकिन अब जो रिसेंटली एवोगाड्रोस और जो दूसरे साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो इपेक था, एक तंजीम, जो एक यूनियन है, ठीक है, इपेक, तो इन्होंने जो है ये बताया कि ये इसको कार्बन 12 के साथ ही जो है वो कर सकते हैं, कंपेयर करके तो हम क्या कर सकते हैं, एटम के, किसी भी एटम के मास को मेजर कर सकते हैं। इसलिए फिर कार्बन 12 को हमने स्टैंडर्ड रख के उसको हमने इस तरह से वैल्यू रख के उसको हमने बताया कि AMU जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, ठीक है, ठीक हो गया। ये आपने एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन, और बस ये इतना ही याद करना है जितना हमने आप लोगों को लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो इसमें एक और चीज आ रही थी इसके पास, एक तो एटॉमिक मास यूनिट थी और दूसरा था रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है ना। तो क्या आ रहा है, दूसरा रिलेटिव एटॉमिक मास आ रहा है, ठीक है। ये देखें, ये रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट हो गया, ठीक है, और अब रह गया हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है। तो ये चीज मुझे है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि एटॉमिक मास यूनिट क्या चीज है, ठीक है, क्यों ये बनाई गई ये यूनिट। तो अब रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, ये भी जो है ये मास है एक एटम का कंपेयर टू विद मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 टेकन एज वेल। इसमें भी क्या है कि कार्बन, किसी भी एटम के मास को कंपेयर किया जाता है, ठीक है, मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास उसको कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। किससे रिलेट किया जाता है, कार्बन 12 से, कार्बन 12 जिसको हम 12 लेते हैं, ठीक है, उससे हम उसको रिलेट करते हैं, किसी भी एटम के मास को रिलेट करके, कंपेयर करके, तो हम क्या क्या निकालते हैं, उसका रिलेटिव एटॉमिक मास निकालते हैं, ठीक है। तो बहुत से एलिमेंट्स जो हैं उनके रिलेटिव एटॉमिक मासेस जो हैं वो आपको बताए हुए हैं, ठीक है, आपकी बुक में टेबल पर, ठीक है, आपका टेबल बना हुआ है यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये याद करना है, ठीक है, ये टेबल आपने देखना है कि इसमें हाइड्रोजन है जैसे, तो इसका एग्जैक्ट मास कितना है, ठीक है, फिर इसकी कॉमन वैल्यू क्या है, कॉमन वैल्यू क्या दी हुई है, ये तो ये सब इसके रिलेट करके, मतलब कार्बन 12 से रिलेट करके मासेस निकाले हुए यहाँ पर, ठीक है, इन सब एलिमेंट्स के। तो रिलेटिव एटॉमिक मास की अपनी डेफिनेशन याद करनी है कि मास ऑफ वन इन एटम ऑफ एन एलिमेंट कंपेयर्ड, ठीक है, कंपेयर्ड विद द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 टेकन एज 12, ठीक है। तो ये आपने यहाँ से इसकी डेफिनेशन याद करनी है, ठीक है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो क्या इंडिकेट करता है, नंबर ऑफ टाइम्स दैट एलिमेंट इज हैवियर देन 1/12 ऑफ अ कार्बन एटम, की कार्बन के जो कार्बन 12 एटम है उससे कितना वो हैवियर है, ठीक है ना, उसके 1/12 पार्ट से, कार्बन के 1/12 पार्ट से, उसके एटॉमिक मास के से कितना हैवियर है कोई भी एलिमेंट। फॉर एग्जांपल एवरेज रिलेटिव मास ऑफ मैग्नीशियम, जैसे एग्जांपल हम लेते हैं कि एवरेज रिलेटिव मास जो है मैग्नीशियम का जो है वो कितना है, वो 24 है, ठीक है ना, 24 है, ये इसका एवरेज रिलेटिव मास है, ठीक है ना, रिलेटिव मास है किसका, मैग्नीशियम का 24। इट मींस दैट इन एटम ऑफ मैग्नीशियम ऑन एवरेज इज 24/12। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैग्नीशियम का एटम है उसका एवरेज अगर हम निकालें तो कितने टाइम्स जो है वो हैवियर होगा एक कार्बन के एटम के। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, 12 से। ये हमने रिलेट करना है, हमने किससे इसको रिलेट करना है, कार्बन 12 से रिलेट करना है। तो हम कैसे करेंगे कि हम एवरेज रिलेटिव जो मास है, ठीक है, एवरेज रिलेटिव जो मास है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम 12 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। जो मैग्नीशियम का मास है उसको हम क्या करेंगे, उसको हमने क्या करना है, 12 से डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास आ जाएगा 2, ठीक है, 2 आ जाएगा हमारे पास, 2 टाइम्स। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीशियम जो है 2 टाइम्स हैवियर है देन एन एटम ऑफ कार्बन 12, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये देखिए यहाँ से ये हुआ कि मैग्नीशियम का अगर एवरेज 24/2, तो इसका मतलब 2 टाइम्स ये हैवियर है कार्बन के एटम से। सिमिलरली एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5, इट मींस दैट इन एटम ऑफ क्लोरीन ऑन एवरेज इज 35.5/12 इज इक्वल टू 2.95 टाइम्स हैवियर देन एन एटम ऑफ कार्बन। तो इसका मतलब ये हुआ इन एग्जांपल से हम किसी भी एटम के मास को हम रिलेट करते हैं किससे, कार्बन से। हम ये बताते हैं कि इसका मास जो है वो कार्बन से इतना इतना टाइम्स जो है वो ज्यादा है, ठीक है, या इतना टाइम्स जो है वो कम है। तो कार्बन के मास से उसको क्या किया जाता है, उससे कार्बन के एटॉमिक मास से उसको रिलेट किया जाता है, ठीक है। उससे रिलेट करके हम बताते हैं कि किसी भी एलिमेंट का, जैसे हमने मैग्नीशियम का बताया कि उसका अपना एटॉमिक मास जो है वो कितना है, 24 है।
तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम 12 से डिवाइड करके हम तो हमारे पास आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीशियम जो है वो 2 टाइम्स हैवियर है किससे, कार्बन 12 के एटम से। ठीक है, तो ये रिलेटिव एटॉमिक मास हो गया। ठीक है, ये आपने इसकी डेफिनेशन भी याद करनी है और फिर एग्जांपल भी अगर कर लें आप। ठीक है, एवरेज एटॉमिक रिलेटिव मास ऑफ मैग्नीशियम इज 24। मैग्नीशियम की जो हमने एग्जांपल दी, ठीक है, यहाँ से ये एवरेज रिलेटिव मास ऑफ मैग्नीशियम इज 24। इट मींस दैट इन एटम ऑफ मैग्नीशियम ऑन एवरेज इज 24/12 इज इक्वल टू 2 टाइम्स हैवियर देन इन एटम ऑफ कार्बन। ठीक है, ये बस एक एग्जांपल इसकी काफी है। तो ये हो गया हमारे पास क्या चीज़, AMU क्या है और रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है। ठीक है, इसकी आपने जो है वो डेफिनेशन याद करनी है जो मैंने आपको लिखवाई है AMU की। ठीक है, और उसके बाद इसकी जो इसकी मैथमेटिकली हमने AMU निकाला है कि कितने ग्राम्स ये आ रहा है, इसकी वैल्यू कितनी ग्राम्स आ रही है। ठीक है, ये आपने इसी तरह से निकाल के बतानी है। अगर आपको पता है व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट क्या है, तो फिर आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे और साथ में इसकी मैथमेटिकल फॉर्म्स हैं ये भी लिखेंगे। फिर इसके बाद जो है वो रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास की भी अपनी डेफिनेशन और फिर आपने बताना है कि हमने रिलेट करना है। जैसे मैग्नीशियम का अपना 24 है एटॉमिक मास, तो इसको हम कार्बन 12 से रिलेट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, हम 12 से उसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके जितना आएगा उसका मतलब है कि उतने टाइम्स हैवियर है वो एटम कार्बन से। ठीक है, कार्बन एटम से उतना टाइम्स हैवियर है। तो ये हो गया हमारे पास क्या, एटॉमिक मास यूनिट भी हो गया और रिलेटिव एटॉमिक मास भी हो गया। ठीक है, ज़्यादा शुरू से करना नहीं है आपने, तो सिर्फ समझाने के लिए आपको मैंने बताया था। आपने सिर्फ जो चीज़ मैंने लिखवाई है वो आपने ये याद करनी है एटॉमिक मास यूनिट की, और इसकी जो ये डेफिनेशन है रिलेटिव एटॉमिक मास की आपकी बुक पे पेज नंबर 10 पे, ये आपने याद करनी है। ठीक है, और इसकी एग्जाम्पल यहाँ फॉर एग्जाम्पल से ये जो मैंने मैग्नीशियम की आपको एग्जाम्पल बताई है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, एम्पेरिकल फार्मूला क्या है, एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला ये थोड़ा सा मैं आपको समझा देती हूँ कि एम्पेरिकल फार्मूला जो है ये क्या है, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किसी भी केमिकल कंपाउंड की। ठीक है, इसको मतलब सिंपल ये फॉर्म है। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। और दूसरा होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, उसमें हर एक के जो है वो नंबर साथ में लिखने होते हैं ना। ठीक है, ये शॉर्ट हैंड नोटेशन है, शॉर्ट हैंड नोटेशन है और ये एक्चुअल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। मींस कि एम्पेरिकल फार्मूला में हम एक्चुअल नंबर्स नहीं लेते, जबकि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसमें हमने क्या कौन लेने होते हैं, उसमें हमने एक्चुअल नंबर्स लेने होते हैं किसके, एटम्स की। ठीक है, जैसे देखें वाटर है तो इसमें हम इसका एम्पेरिकल फार्मूला कैसे लिखेंगे और इसका हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे लिखेंगे। जैसे बेंजीन है C6H6 है, तो ये इसका C6H6 क्या है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है और इसका एम्पिरिकल क्या होगा, CH। मींस कि जो सिंपलेस्ट रेशियो को बताता है, सिंपलेस्ट जो फार्मूला है, जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बताता है एटम्स की, एलिमेंट्स के एटम्स के दरमियान, उनको कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। और जो बताता है एक्चुअल नंबर्स को, एटम्स के एक्चुअल नंबर्स को बताता है किसी भी कंपाउंड में, उसको कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट होल नंबर को शो करता है, जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है एक्चुअल नंबर्स को बताता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, आप लोगों को जो मैंने होमवर्क दिया ये आप मुझे आज व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं चेक करूँगी आपका काम, और ये आपने याद भी करना है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह एम्पिरिकल और फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला हम इन डिटेल जो है नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। काफ़ी है इतना आपके लिए। अल्लाह हाफिज़।